चले बोल हाँ Whenever a pathogen enters into the body, the opsonins present in the plasma protein get attached to the surface of the pathogen, helping in its identification by the phagocyte. Now, phagocyte attaches the pathogen at its outer surface of the plasma membrane. Then plasma membrane invaginates along with the pathogen, forming this structure which is called food cup. Then food cup transforms into food vacuole. ये फूड वैक्यूल में चेंज हो गया। अब इस फूड वैक्यूल से अटैच हो गया लाइसोसोम और लाइसोसोम रिलीज takes the pathogen into a smaller fraction. ठंडा पानी है इस फैगोसाइट के साइटोप्लाज्म में बाय द प्रोसेस साइक्लोसिस जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, और अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा along with interleukin 1 and MSC protein, major histocompatibility ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि IL-1 कौन रिलीज करेगा, वो आंसर होगा उसको लिम्फोकिन कहेंगे, और जब ब्रेन में रिलीज होगा तो न्यूरोल्यूकिन कहेंगे। अब देखिए ये जो IL-1 है, this IL-1 it gets attached to the, या कह सकते हैं it acts upon the T helper। ये किस पर एक्ट कर रहा है? T helper। तो IL-1 जो रिलीज किया था ये फैगोसाइट along with the undigested part of pathogen और साथ साथ MSC प्रोटीन था। अब ये IL-1 एक्ट करता है T helper पे, it acts upon the T helper, और T helper releases a factor called lymphokin। ये रिलीज करेगा एक फैक्टर lymphokin। It releases a factor called lymphokin। So lymphokin is released by the T helper. Lymphokin acts upon the B cell। ये एक्ट करेगा किस पे? B cell। B cell will transform into lymphoblast। ये lymphoblast बन गया, lymphoblast। और lymphoblast then changes into plasmoblast। ये चेंज कर गया plasmoblast में, and then plasmoblast divides into 500 plasma cells। ये प्लाज्मा सेल्स बना 500 plasma cells, and each plasma cell produces 2000 molecules of antibody। तो अगर 500 को देखिएगा तो कितना बनाएगा? 2000 गुना 500 यानी 1 million अप्रॉक्स, 1 million अप्रॉक्स। तो ऐसे एंटीबॉडी बन गया। देखिए फिर से यहाँ से IL-1 रिलीज हुआ फैगोसाइट के द्वारा। IL-1 एक्ट कर रहा है T हेल्पर पे, तो T हेल्पर एक्टिवेट हो गया, ये रिलीज करेगा एक दूसरा इंटरल्यूकिन जिसका नाम होगा लिम्फोकिन। तो लिम्फोकिन रिलीज बाय द T हेल्पर। लिम्फोकिन एक्ट्स अपॉन द B सेल। लिम्फोकिन किस पर काम किया? B सेल पे। B सेल चेंजेस इनटू लिम्फोब्लास्ट। B सेल बदल गया लिम्फोब्लास्ट में, फिर लिम्फोब्लास्ट चेंजेस इनटू प्लाज्मोब्लास्ट। ये चेंज कर गया प्लाज्मोब्लास्ट में। अब
ब्लास्ट डिवाइड किया 500 प्लाज्मा सेल्स में। ये जो प्लाज्मा ब्लास्ट है इट डिवाइड्स इनटू 500 प्लाज्मा सेल। 500 प्लाज्मा सेल बनेगा, इस तरह से यहाँ से 500 बन जाएगा प्लाज्मा सेल, और हर प्लाज्मा सेल 2 एंटीबॉडी बनाएगा। तो इसलिए a single B cell after getting sensitized by the lymphokine released by the T helper produces 500 multiplied by 2000 molecule of antibodies, यानी molecules of antibody। अब इसमें कुछ एंटीबॉडी तो एंटीजन को नष्ट करने के अगेंस्ट में बना है और बाकी इसको आगे के लिए प्रोटेक्शन दिया। तो ये पूरा प्रोसेस आपको बता दिया एनसीईआरटी में, उसमें आपके असाइनमेंट में भी है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन असाइनमेंट में लिखा है, फिर से देख लीजिए। कोई पैथोजन बॉडी में इंटर करेगा तो उससे ऑप्सोनिन अटैच हो जाता है, फैगोसाइट्स के लिए उसको पहचानना आसान हो गया। फैगोसाइट उसको अपने सरफेस से अटैच कर लिया, फिर उसका सरफेस अंदर धंसा, फूड कप बना, फूड कप के बाद फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल के अंदर लाइटिक एंजाइम रिलीज किया लाइसोसोम, तो उस पैथोजन का डाइजेशन हो गया। डाइजेस्टेड पार्ट तो डिफ्यूज हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को अपना फैगोसाइट। लेकिन जो चल तो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा उसको लेकर फूड वैक्यूल अटैच हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटा, part of the pathogen and MSC protein major histocompatibility protein जो एंटीबॉडी के निर्माण के लिए जरूरी है। अब ये IL-1 एक्टिवेट करेगा टी हेल्पर को, तो टी हेल्पर फिर एक मैसेंजर रिलीज करेगा लिम्फोकीन सेल 500 मॉलिक्यूल एंटीबॉडी बनाएगा, इसलिए एक बी सेल सेंसिटाइज होने के बाद वो लगभग 1 मिलियन एंटीबॉडी बना देता है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो हम लोगों ने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा, एंटीबॉडी का टाइप देखा, लाइट चेन के आधार पे 2 टाइप, कप्पा और लैम्डा, हेवी चेन के आधार पे 5 टाइप, IgG, IgA, IgM, IgG, IgE। हम लोगों में एडल्ट में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है IgG का, लेकिन फीटस में सबसे ज्यादा IgM। पहला जो एंटीबॉडी फीटस बनाता है वो IgM, और जो पहला एंटीबॉडी रिसीव करता है मदर से वो है IgG। सबसे ज्यादा है IgG 80%। इसलिए अगर क्वेश्चन घुमा के भी आता है कि मेजर immunity is provided by which one of the following types of antibodies, तो आंसर देंगे IgG, सबसे ज्यादा हर जगह मौजूद है। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, माजा पानी बोतल, माजा पानी। कर दे और वो आदमी है बाहर से पूरा रिजर्व मतलब पूरा बैठ के आदमी लोग बाहर गया जी बोले 5 मिनट फोन करना। सिंगल सोर्स, एक ही सोर्स है, कॉमन से प्राप्त किए जाने वाले जितने भी सेल्स होंगे या जितना भी उस तरह का ऑर्गेनिज्म होगा उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो मोनो मीन्स हो गया एक, और क्लोन मतलब ग्रुप हो गया बहुत सारा, यहाँ पे एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये भी एक बार सीबीएसई मेडिकल में क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल अरे तो पूछते नहीं हो रहा है।
एंटीबॉडी का निर्माण बहुत आसान है, समझिए। पक्का छोड़ डेली 2 घंटा जिस 2 घंटा से नीचे नहीं जिस एंटीजन के खिलाफ 2 घंटा बनाओ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनवाना है, उस एंटीजन का बहुत स्मॉल अमाउंट और या फिर अटेनुएटेड या वीक अमाउंट डाल देते हैं इनटू द बॉडी। एक चूहे में, रैट में उस एंटीजन का बहुत स्मॉल अमाउंट डालते हैं जस्ट टू सेंसिटाइज द इम्यून सिस्टम ऑफ द रैट। इस एंटीजन के खिलाफ ह्यूमन पॉपुलेशन को खतरा है। जो ह्यूमन पॉपुलेशन को नुकसान करेगा वैसे एंटीजन को स्मॉल अमाउंट में डाल दिया रैट के अंदर, तो रैट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब उसके बाद रैट को मार दिया, किल कर दिया और रैट के स्प्लीन को निकाला और स्प्लीन में से सेंसिटाइज्ड बी सेल को अलग कर दिया। स्प्लीन जो लिम्फेटिक ऑर्गन है वो तो एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा, इसमें बी सेल को निकाल लिया, सेंसिटाइज्ड बी सेल निकाल लिया, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया सेंसिटाइज्ड बी सेल या बी सेल फ्रॉम स्प्लीन। सेंसिटाइज्ड है यानी ऑलरेडी ये तैयार है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और इसको फ्यूज कर दिया माइलोमा सेल से। माइलोमा सेल कैंसरस सेल, आप अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, कैंसर भी पढ़ेंगे, तो कैंसर कॉजिंग सेल है माइलोमा सेल। इसको नियोप्लास्टिक सेल भी कहते हैं, नियोप्लास्टिक सेल या कैंसर सेल या माइलोमा सेल, कैंसर सेल है। उसके साथ सेल को फ्यूज करती है, फ्यूजन टेक्निक है, उससे इसको फ्यूज करते हैं, फ्यूजन टेक्निक। फ्यूजन टेक्निक से इसको फ्यूज किया तो एक नया सेल बन गया, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा एक नया सेल बना, हाइब्रिडोमा। तो हाइब्रिडोमा में दोनों का कैरेक्टर है, सोचिए ध्यान से तो आपको पता चलेगा। हाइब्रिडोमा में दोनों का कैरेक्टर, ये सेंसिटाइज्ड बी सेल है तो स्पेशलाइज्ड हो गया टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, उसको फ्यूज करा दिया है कैंसरस सेल माइलोमा सेल से, तो एक नया सेल बन गया हाइब्रिडोमा। और हाइब्रिडोमा में, इस हाइब्रिडोमा में दोनों कैरेक्टर है, ये एंटीबॉडी भी बनाएगा और कैंसर का सेल आगे काम नहीं करता, तो एक के बाद वो करेगा, वो काम करेगा। तो इसमें डिवीजन भी बनाना है और इसमें एंटीबॉडी बनाने का सोर्स मिल गया है। तो अब हाइब्रिडोमा लंबे समय तक डिवाइड भी करता रहेगा, काफी ज़्यादा अपना नंबर भी बढ़ाएगा और ये सब एंटीबॉडी प्रोड्यूस भी करता रहेगा। ये एंटीबॉडी करेगा, ये सब ऑल दीज एंटीबॉडीज हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम सेम सोर्स। ये सभी एंटीबॉडी एक ही सोर्स से बना है, आप देखिए एक ही सोर्स से बना है, किसी बी सेल से उसको फ्यूज कर दिया है। लंबे समय तक अंतर है, वो हाइब्रिडोमा डिवाइड करता है, नया नया बनाता रहे और वो नया सेल एंटीबॉडी बनाता रहे, चलता रहेगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम सोर्स or single source, and that's why such antibodies are called monoclonal antibodies. These monoclonal antibodies are used for commercial purpose, in commercial utility. Large scale पे जब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई एक बार आपने ये टेक्निक डेवलप कर दिया या इसका इस्तेमाल कर दिया आपने
बना बनाया एंटीबॉडी इंजेक्ट कर शरीर के अंदर तो ऐसे कैसे समझ लें जिस एंटीजन के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना है उस एंटीजन का स्मॉल अमाउंट पहले इंजेक्ट कर देते हैं एक रैट में जो सेंसिटाइज इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा है उसका स्प्लीन भी तो स्प्लीन सेंसिटाइज हो जाएगा उस रैट का और रैट को फील कर देंगे मार देंगे उसके स्प्लीन को निकालेंगे स्प्लीन से सेंसिटाइज प्लाज्मा सेल को अलग कर देंगे और उसको फ्यूज करा देंगे और किसी कैंसरस शिकायत कर रही है जी। सेल मालूम सेल से इंसेक्टों का कैरेक्टर होगा ये एंटीबॉडी बनाने के लिए भी तैयार है और दूसरा ये बार बार डिवाइड करेगा तो बार बार डिवाइड करेगा काफी ज्यादा संख्या में सेल बनाता रहेगा और ये जो न्यूली फॉर्म सेल्स हैं दे विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट बनेगा एंटीबॉडी का और इसका इस्तेमाल कमर्शियल और ट्रीटमेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्लिसरीन और कोलन ज्यादा इसमें डेवलप तो ये हो गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़िएगा तो अब सब समझ में आ जाएगा। और अब हम लोग डिस्कस करें हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी पानी देखिए एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी क्या है पहले वो समझ लीजिए। जैसे हम लोगों के शरीर पे बताया था कि हर दिन लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है लेकिन शरीर का इम्यून सिस्टम या अगर थोड़ा रिएक्ट करता भी है तो बहुत हल्का रिएक्ट करता है, हम जितनी जरूरत है उतना ही रिएक्शन करता है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं बराबर बैचेस में। ये मान लीजिए कि दो बॉर्डर कंट्रीज हैं तो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज। तो आप बॉर्डर के अगर जाइएगा तो आप पाइएगा जो हर दिन वो रूटीन है दोनों दो कंट्री है दोनों दोस्त आवा बनाबो है तो वहीं से जानकारी है 5 बच्चे 5 जानकारी है छोड़ा ग्रुप में भेजा याद नहीं करते मतलब हिलाए गए विजय सर इसको छोड़ेंगे ना किस समझ के रखा है
आज पढ़ा भी रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, कैच कीजिए आप लोग सब मिलकर। 5 बजे ले लेंगे, 9 बजे 5 बजे नए क्लास ले लेंगे, मतलब ले लेंगे 5 बजे। सुन रहे हैं हम सुन रहे हैं मैडम, सुन रहे हैं नंबर 1 कि लास्ट से नंबर 3 पे तो हम सुन रहे हैं। ये अटैच हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक वही है वाला ये जैसे आप समझ लें, ये मास्क सेल सर्जिकल बोर्ड पर रहेंगे और ये है सफेद पता चलेगा कितने बोर्ड टाइप ऑफ WBC और हम लोग टिश्यू में पढ़ चुके हैं कि बेसिल और मास्क का फंक्शन एक ही जैसा है। दोनों एक ही, दूसरा सेरोटोनिन एसोकोस्ट्रिक्टिव और तीसरा का हेपारिन व्हिच इज एंटीबॉडी टिश्यू में और ये ब्लड। इससे अटैच हो गया है ये IgE, इट इज IgE अटैच हो गया इससे। ये IgE इससे भी अटैच हो गया है। क्या लिखते हैं IgE। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है, मास्ट सेल और सिस्टमिक ग्रैन्यूल्स है जो हिस्टामीन रिलीज करता है। हिस्टामीन तो ये सब बनाती है हिस्टामीन 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 ग्रैन्यूल्स, हिस्टामीन ग्रैन्यूल्स। अब देखिए ये तो बैटल ग्राउंड, लड़ाई का मैदान जो होता है वहाँ सब के लोग IgE तो बन गया अगेंस्ट द एलर्जी और ये IgE आके अटैच हो गया तो सब मास अब यहीं पे इसका रिएक्शन एंटीबॉडी से। देखिए ये आके एंटीबॉडी से अटैच हो ये एंटीजन है, ये आके अटैच हो गया एंटीबॉडी से एंटीजन। और जैसे ही एंटीजन अटैच होगा, जैसे ही एंटीजन अटैच होगा IgE इम्यूनोग्लोबुलिन से यानी एंटीबॉडी से हमने रोका तो हम जो कि जीवन जीत गए थे, अगर रोक दिया तो समझ लेना कि हो गया तो कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में हिस्टामिनिक ग्रैन्यूल से अचीव करता है। काफी समय लगता है एलर्जी
तो सीवियर एलर्जी जब होता है तो इट में कॉज एनाफाइलेक्टिक शॉक, बिकॉज एलर्जी जब आया तो बॉडी डिस्ट्रेस में आ गया, तनाव में। और हम लोग जानते हैं जब भी तनाव में आएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएगा, तो उसके लिए हार्ट बीट बढ़ेगा। अब कार्डियक मसल बहुत ज्यादा काम करेगा तो कार्डियक मसल विल गेट फैटिग, अब थक जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो धीरे धीरे हार्ट बीट स्लो होता जाता है और सडनली रुक जाता है। इसको कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। सीवियर एलर्जी में एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसीलिए जब भी एलर्जी होता है तो बॉडी स्ट्रेस में होता है। तो अगर थोड़ा भी सीवियर टाइप एलर्जी है तो डॉक्टर कहते हैं रेस्ट करना है, बिकॉज उस समय बॉडी का पूरा फिजियोलॉजी स्ट्रेस में है। और अगर ज्यादा काम करेगा तो हार्ट पे और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट अटैक होने का चांस। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइन में भी, कि एलर्जी को चेक करने वाला एंटी एलर्जन है, बेस्ट एंटी एलर्जन है कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल। These are glucocorticoid released from the zona fasciculata of the adrenal cortex. तो इससे बहुत सीवियर एलर्जी होता है तो देखिएगा उसको इंजेक्शन दिया जाता है कॉर्टिसोन वगैरह। नॉर्मल जो एंटी एलर्जन है उसमें कोई भी है, काउलिन है, सिलिका है, कोकोनट ऑयल है, नियोस्पोरिन पाउडर है, नियोस्पोरिन मिलता है व्हाइट कलर का, वो भी एंटी एलर्जन है, तो ये सब इस्तेमाल करें। लेकिन सीवियर टाइप एलर्जी में जान भी जा सकता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो ये हम लोगों ने एलर्जी भी डिस्कस कर लिया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गया, और इसके साथ ही इम्यूनिटी कंप्लीट हो गया, इम्यून सिस्टम। अब हम लोग ब्रेक के बाद तो इसमें थोड़ा सा 3-4 मिनट ब्रेक करेंगे, 4 मिनट ब्रेक करेंगे, 5 मिनट के अंदर शुरू होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 5 मिनट दे रहे हैं, पानी उनी पी लीजिए, रिलैक्स होइए, 5 मिनट में फिर शुरू करेंगे एग्जैक्ट 5 मिनट्स के बाद। उसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे एड्स, जो इस चीज से रिलेटेड है, एड्स रिलेटेड और सीवियर इम्यूनोकम्बाइंड डिफिशिएंसी होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ उसमें अब कैंसर बढ़ेंगे, कैंसर के बाद RH फैक्टर देखेंगे। लेकिन पहले RH फैक्टर अभी ब्रेक के बाद, उसके बाद फिर एड्स बढ़ेंगे, एड्स के बाद फिर कैंसर बढ़ेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे वायरल और बैक्टीरियल डिसीज। होस्ट एंड कर दिए, होस्ट एंड कर दिए। लोगों को घर